ये मैं पहले बता दे रही हूँ, नहीं होगा ना, ओके करके जाना उसको एक बार। कर दिया ओके? ठीक, कहाँ है इसमें? ठीक है। ओके नहीं करना ना, वहाँ कुछ भी नहीं करना मुझे। बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम अपना हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। आज मैं आपके पास आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू, ठीक है, जो हमारे पेपर में ए पार्ट में आते हैं, एमसीक्यू और फिलअप्स। ठीक है, सारे चैप्टर बाई चैप्टर मैंने सारे एमसीक्यू लिए हैं बेटा, जिससे हमारी दोनों बुक आराम से इसमें कवर हो सकती है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कवर हो सकते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो पेपर टाइम पे हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने का थोड़ा होता ही है ना, तो वही इंपॉर्टेंट डिस्कस हम करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। कुछ फिलअप्स हैं, ग्रामर में जो हमारे फिलअप्स आते हैं, ग्रामर के पोर्शन में जैसे विकारी अविकारी शब्द आते हैं, वो सारे मैंने फिलअप्स में लिए हैं बेटा आपको। और एमसीक्यू में हमारी दोनों जो बुक्स लगी हुई है, क्षितिज और कृतिका, उनके सारे चैप्टर बाई चैप्टर एमसीक्यू लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी इस चीज में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे साथ, तो बने रहिए बेटा। ठीक है, देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, तो एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उससे इंपॉर्टेंट सारे हमारे इसमें दोनों बुक्स कवर होंगी। ठीक है बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए प्रश्नों के उत्तर देखिए, भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें हमारी दोनों बुक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो मेरे साथ बने रहिए बेटा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये हमारा कॉन्सेप्ट लिया है हमने, प्रत्यय में से लिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इत है, इक है, अक है या आक है? तो इसमें जो जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? एक, सॉरी, राइट आंसर होगा हमारा एक प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना है? नी से, निर से, निस से या निर से? तो इसमें निराकार शब्द बना हुआ है हमारा ऑप्शन डी यानी निर से। सेकंड है, व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता है। ये चैप्टर किससे लिया गया बेटा? संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आएगा? असंतुष्ट व्यक्ति होता है, साधु होता है, सभ्य होता है या संस्कृत व्यक्ति होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये मनु भंडारी से लिया गया चैप्टर है, ये कहानी वाले चैप्टर से लिया गया। देखो मैं आपको बार बार ये चीजें बता रही हूँ कि जैसे कि हमारा अब नेक्स्ट पेपर हिंदी का होने वाला है, तो वो हमारी काफी मदद मिलेगी इससे कि अगर हमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए, तो हमारे दिमाग के अंदर मतलब हमारे जो चैप्टर हैं वो एकदम से रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ देखते रहिए बेटा। इसको क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि मनु भंडारी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी रचना, रचना पूछा है बेटा। कभी कभी क्या होता है, रचना से अपने क्वेश्चंस आते हैं, और या तो फिर रचना से क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो राइटर को ही दे देगा कि ये किसकी रचना नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान से थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि नहीं और हाँ में हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, जैसे ऑप्शन ए में झूठ सच है, त्रिशंकु है, मैं हार गई या एक प्लेट सैलाब। तो मनु भंडारी की जो कौन सी रचना नहीं है, या ये है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी झूठा सच, यानी इसका राइट आंसर ये किसकी है वैसे बेटा? यशपाल की है। किसकी है ये? यशपाल की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। क्या है, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा था? ये हमारा बाल गोविंद चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बेटा,
क्या है देखो, आषाढ़ की रिमझिम से में, संत समागम में, गर्मियों की सांझ में, या पुत्र की मृत्यु पर। देखो बाल गोविंद कबीरपंथी थे, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। कौन थे वो? कबीरपंथी थे। कबीरपंथी का मतलब ये था कि वो मानते थे कि जैसे कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जब उनकी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसमें शोक ना प्रकट करके वो क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे का क्या हो गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई है। ये उनकी विचारधारा थी। किसकी विचारधारा थी? बाल गोविंद भगत की थी। तो उसी क्वेश्चन से लिया गया है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा काफी बार पेपर में रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रख लेना। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या होगा बेटा? आषाढ़ की रिमझिम में, संत समागम में, गर्मियों की साज में, या पुत्र की मृत्यु पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पुत्र की मृत्यु पर, यानी उनको चरमोत्कर्ष यानी उसको अधिक देखा गया था, यानी उन्होंने शोक नहीं मनाया, अपितु क्या बोला, आत्मा परमात्मा से मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है? राजधर्म, धर्म, प्रेम धर्म, मित्र धर्म, या ज्ञान धर्म। देखो राजधर्म यानी जब गोकुल में आते हैं कौन? उद्धव आता है। कौन था उद्धव? श्री कृष्ण का मित्र था। ये हमारे सूरदास चैप्टर से लिया गया है बेटा। देखो तो आपके दिमाग में सूरदास आते के साथ कौन आ जाएगा? सबसे पहले दिमाग में स्टूडेंट के में जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तुरंत हमें क्या आ जाना चाहिए? हमें उसका चैप्टर का नाम याद आ जाना चाहिए। तो जैसे इसमें क्या है, उद्धव, तो गोपियों ने कौन सा धर्म याद दिलाया था बेटा उनको? राजधर्म, कृष्ण के राजधर्म के बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या है अपना, अट नहीं रही कविता किस मास की मादकता का वर्णन? ये हमारा इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद है शायद, है ना बेटा? वही है। देखिए बेटा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फागुन, चैत्र, श्रावण, या आषाढ़। तो इसमें किस मादकता का वर्णन किया है बेटा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संगतकार का कार्य होता है। ये मंगलेश डबराल, चैप्टर के राइटर का नाम क्या था? मंगलेश डबराल। इस चैप्टर का नाम, राइटर का नाम था संगीतकार। जैसे कि मैंने आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि हम एमसीक्यू जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो चैप्टर आ जाना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू से हमारी काफी हेल्प होती है बेटा। उससे हमें चैप्टर का भी अगर एकदम से देखें तो चैप्टर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कि संगतकार को पढ़ते ही मैं क्या बोली आपको? मंगलेश डबराल। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, काफी बार रिपीट हुए हैं इसमें से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना बेटा। इसमें से एमसीक्यू अच्छे से बनते हैं, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य गायक क्या है? मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना है, मुख्य गायक से संगीत सीखना है, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन करना है, या मुख्य गायक की सेवा करना है। देखो पहली बात तो हमें क्वेश्चन को समझ लेना है कि संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला, सॉरी। ठीक है, क्या होता है? साथ देने वाला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। क्योंकि जब संगीतकार थक जाता है तो संगतकार उसका क्या करता है? साथ देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को। ये माता के आंचल से लिया, पूजन सहाय इसके राइटर हैं। कौन है बेटा? शिव पूजन सहाय इसके राइटर हैं। माता के आंचल से लिया गया चैप्टर है ये। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्या है देखो, शरारत महंगी पड़ी। कौन सी शरारत महंगी पड़ी है? दोस्तों के साथ स्कूल में बंक मारना, चूहे के बिल में पानी डालना, बारातियों को चिढ़ाना, या मूसन तिवारी के साथ बदतमीजी करना। तो आपका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चूहों के बिल में पानी डालना। भोलानाथ को शरारत महंगी पड़ी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आलसी लोगों के पास। अच्छा, इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या था बेटा? अज्ञे है। याद रख लेना, इस चैप्टर के नाम का क्या है? अज्ञे। मैं क्यों लिखता हूँ। ओके, तो आलसी लोग किस दबाव के बिना लिख नहीं पाते? माता पिता के दबाव होना चाहिए, या आंतरिक दबाव होना चाहिए, बाहरी दबाव होना चाहिए, सरकारी दबाव होना चाहिए। तो आलसी जो लोग होते हैं उनके अंदर बाहरी दबाव, यानी जब तक उनको लोग कहेंगे नहीं वो कार्य नहीं करते।
ठीक है, तो इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें बाहरी दबाव की आवश्यकता होती है आलसी लोगों के लिए। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, क्या है बेटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो स्वयं कार्य करते हैं उनके लिए आंतरिक, ठीक है, जो हम खुद से कार्य कर रहे हैं, हमें खुद अच्छा लग रहा है, उस कार्य के लिए कौन सा दबाव होता है बेटा, आंतरिक, यानी हमारे अंदर का दबाव। ठीक है, ये आलसी लोगों के लिए आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, साना साना हाथ जोड़िए पाठ में लेखिका गंतोक में सुबह शाम खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ती थी। ठीक है, ये अपना आया चैप्टर, देखो गंतोक में साना साना चैप्टर से लिया गया है। चिड़िया को पकड़ने के लिए जाती थी, कंचनजंगा देखने के लिए जाती थी, या फिर सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने के लिए, या तीस्ता नदी देखने के लिए। तीनों चारों, एक सेवन सिस्टर, कंचनजंगा, तीस्ता नदी का वर्णन साना साना चैप्टर में किया गया है, जिसके राइटर मधु कंकरिया थे। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने के लिए लेखिका अपने बालकनी में जाती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इसमें लिखा है तिमो माया सेंदो मलाई सताउछू, पंक्ति का तात्पर्य क्या है। क्योंकि जब आप हिमालय की साइड में जब लेखिका घूमने गई तो वहां की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ होगा, माया से ही मलाई मिलती है, 3 मोड़ के बाद 7 पर्वत का आना, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, मलाई के लिए मुझे सताओ मत। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास, 6 प्रकार के होते हैं। ओके, अब इसमें कौन सा समास पूछा है, कर्मधारय समास का नहीं है। लाल मुख, सचित्र, पथभ्रष्ट या चरण कमल, कर्मधारय का नहीं है बेटा। चरित्र कैसा, पथ से भ्रष्ट, कौन सा नहीं है, पथ से भ्रष्ट नहीं है इसका आंसर। ठीक है बेटा, अगला देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा पूछिए बेटा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी कार्य का होना, किसी के भाव का पता या स्पष्ट होना हो, वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली हो गई व्यक्तिवाचक, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हो गई। पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, दूसरी हो गई हमारी जातिवाचक हो गई, और एक हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। तो याद रख लेना, ये 3 प्रकार की संज्ञा है, इनमें एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। जैसे कि बुराई, बनावट, पढ़ाई लिखाई, अच्छाई, लिखावट, भलाई और सजावट। तो इसमें भाववाचक क्या है, पढ़ाई और लिखावट संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी। कैप्टन की छवि कैसी थी बेटा, कोई बताएगा इसमें, इसमें कैप्टन की छवि कैसी थी बेटा, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे हम, क्या है, क्रांतिकारी थी, फौज के कैप्टन की थी, या इसके अंदर थी नौजवान की थी, या सामाजिक कार्यकर्ता की। तो नेता की इसमें हालदार साहब के मानस पर कैप्टन की छवि कैसी थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कैप्टन यानी फौज के कैप्टन के साथ जाएंगे हम। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन बेटा गौर करेंगे हम, यशपाल से पूछा गया है। जैसे कि अभी आपको जस्ट एक पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, तो उसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि यशपाल का कौन सा था उपन्यास, झूठा सच था, जिसमें मनु भंडारी वाला क्वेश्चन आया है। ध्यान रख लेना, उपन्यासकारों के संग्रह जरूर पूछे जाते हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो पेपर के रिगार्डिंग भी आपको मैं इंपॉर्टेंट ये लाइन कहना चाहती हूँ कि बेटा आपको राइटर की रचना जरूर याद कर लेनी है। ऑप्शन में भी आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, वन लाइनर कभी कभी फिलअप्स में भी आ जाते हैं। तो ध्यान रख लेना, हमें राइटर का नाम और राइटर की रचना जरूर से जरूर याद करनी है बेटा।
और उनके कवि परिचय आते हैं। याद रखना 4 नंबर का कवि परिचय आता है। तो अब इस ऑप्शन पे जाते हैं बेटा, क्या है इस क्वेश्चन में कि कहानी संग्रह यशपाल का नहीं पूछा है। कौन सा नहीं है? ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान या चिंता के फूल। तो इसमें कौन सा है हमारा? चिंता के फूल इसमें नहीं होगा। अगला है हमारा बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? जैसे आपको बताया बाल गोविंद भगत कौन थे? कबीरपंथी थे। तो आंसर भी क्या होगा? कबीरपंथी मठ में लेके जाते थे। जब भी अनाज उत्पन्न होता था सबसे पहले कहाँ लेके जाते थे? कबीरपंथी यानी मठ में लेके जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, आत्मकथ्य यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है आत्मकथ्य अपना। ओके, किसके द्वारा रचित है बेटा? ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। आत्मकथ्य कविता के अनुसार कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की गई है? देखो पहले तो हमें दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने अपने प्रेमिका के बारे में, अपने दुखद और सुखद पलों के बारे में इस चैप्टर में बताया था। किसके बारे में बताया था? अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताया है। ठीक है बेटा, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अपना? उषा कालीन लालिमा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? इसमें पढ़ेंगे उषा कालीन है, संध्या कालीन है, प्रभात कालीन है या निशा कालीन लालिमा होगी। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? उषा कालीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? जैसे कि मैंने चैप्टर को पढ़ाते हुए बताया कि तुलसीदास ने सिर्फ 2 ही भाषा का यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली भाषा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने अवधि को दी है। जैसे कि रामचरितमानस में उनकी कौन सी भाषा है बेटा? अवधि भाषा है। उन्होंने सारे रचनाएं अवधि में की है और दूसरी भाषा क्या थी उनकी? ब्रज थी। तो हम रामचरितमानस के साथ जाएंगे तो उसकी राइट भाषा कौन सी होगी बेटा? अवधि होगी। जैसे कि ऑप्शन को पढ़ पा रहे हैं हम, ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी या सदुक कड़ी या फिर अवधि भाषा। तो ऑप्शन क्या लगेगा हमारा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अवधि भाषा है रामचरितमानस की। ठीक है, और इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड है, ध्यान रख लेना। बच्चों की दंतुलित मुस्कान, आई चैप्टर कौन सा बेटा? नागार्जुन से लिया गया है। किससे लिया गया है? नागार्जुन से। नागार्जुन ने स्वयं के बच्चे के अनुभव और स्वयं के बच्चे के बारे में बताया है इसमें। ठीक है, तो राइटर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कौन है? नागार्जुन है। तो क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, मृतक में जान डालना होता है, बच्चों को चिढ़ाना है या दूसरों का मजाक उड़ाना है या उपयुक्त सभी। तो बच्चों की दंतुलित मुस्कान का महत्व क्यों दिया गया है? तो इसमें दिया है कि मृतक में भी क्या हो जाता है? जान आ जाती है। यानी जब वह स्वयं के बच्चे को देखता है, कौन? इसमें लेखक सॉरी कवि जब स्वयं के बच्चे की तुलना कर रहा है, स्वयं के बच्चे के बारे में बता रहा है, तो किसके अंदर जान आ जाती है बेटा? मृतक के भी शरीर में जान आ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। आंचलिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, आंचलिक शब्द का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश। क्या होता है बेटा? ग्रामीण परिवेश होता है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत जो बनी हुई बातें होती हैं, जो कहानी बुनी जाती है, जो उपन्यास बुने जाते हैं, उनको आंचलिक बोलते हैं। तो सबसे पहले आंचलिक का फर्नीचर नाथ रेणु माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उसमें विशेष में लिखाया था कि फर्नीचर नाथ रेणु कौन है? अपने फर्स्ट आंचलिक कहानीकार हैं। अगला है, इसमें ऑप्शन पे जाते हैं तो पंच जॉर्ज परचन की नाक है, देहाती दुनिया आपका बंटी या रामचरितमानस है। तो इसका आएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, देहाती दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़िए पाठ में वर्णन किया गया है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अरावली है, सेकंड है पश्चिमी पठार, रेगिस्तान की मिट्टी या हिमालय की यात्रा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आगे के चैप्टर से लिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये आगे का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू कई बार आए हुए हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे बेटा क्या है इसमें लिखा है कि संबंध पूछा है, लेखक के शारीरिक जीवन से पूछा है बेटा या लेखक के नैतिक जीवन से, लेखक के आंतरिक जीवन से, लेखक के सामाजिक जीवन से पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, इसमें खुद के ऊपर बातें की गई है। लेखक ने क्या बोला है
कि जब वह हिरोशिमा नागासागा की घटना के बारे में जिक्र करते हैं, परमाणु बम के बारे में जिक्र करते हैं, तो लेखक ने स्वयं के बारे में चर्चा की, क्योंकि वो एक साइंस स्टूडेंट था। यही इस चैप्टर के अंतर्गत आया था, क्योंकि उसको उसकी जानकारी अधिक थी। जब वहां विस्फोटक कार्य हुआ था, ठीक है, जब वहां पे घटनाएं हुई थी, याद है ये चैप्टर मैं क्यों रिवाइंड कर रही हूँ, जिससे आपको भी याद रहे बेटा, है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत जब उस घटना के बारे में लेखक लिखता है तो उसको स्वयं से प्रेरणा मिलती है। किससे मिलती है? स्वयं से मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? लेखक के आंतरिक जीवन से। किसके साथ जाएंगे हम? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लेखक के आंतरिक जीवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार लेखक ने स्वयं को किसका उपभोक्ता समझा है? उपभोक्ता यानी उसका कार्य, ओके, अनुभव का, अनुभूति का, व्यवस्था का या विस्फोट का? बताइए बेटा, किसका उपभोक्ता समझा है? विस्फोट का समझेगा ना, क्योंकि जब वो वहां पे गए तो ये विस्फोट वाली क्रिया हुई, उनको उसको देख कर ये घटना उपजी है, ठीक है। जब लेखक जाता है तब वहां देखता है कि ये घटना होने के बाद कितनी हानि हुई है, उसके बाद उसको आंतरिक प्रेरणा मिलती है, उस आंतरिक प्रेरणा के अकॉर्डिंग वो उसको लिखता है, और वो घटना कहां से प्रेरित होके आई है? विस्फोट से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें लेखक ने पूछा है उपभोक्ता, क्यों हुई थी वो घटना, क्यों हुई थी वो पूछा है इसमें, ठीक है बेटा। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देखो, किस वाक्य में अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग? अनिश्चित यानी पर्टिकुलर उस स्थान पे नहीं होना, जिसकी अनिश्चितता, ठीक है, नहीं है, यानी मैं बोलूं कुछ तो होगा, तो यहाँ क्या है? अनिश्चित वाले शब्द आ रहे हैं। तो अब ऑप्शन पे जाते हैं। कोई रात चिल्ला रहा है, वह कहाँ जा रहा है, जिसका काम वही जाने, उन्होंने अपना काम स्वयं किया है। तो हम इससे इसकी पहचान निकाल सकते हैं, कोई, ठीक है, कोई, कुछ, ऐसे शब्द आते हैं बेटा तो वो अनिश्चित का प्रतीक है, ठीक है। कोई रात में चिल्ला रहा था, पता नहीं कौन, ऐसे अगर हम इस आंसर को ढूंढे तो हम एकदम से सही कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूं वह कहाँ जा रहा है, वह अगर मैं केंद्रित कर रही हूँ उस चीज पर तो वहां पे वो है, और जबकि यहाँ पूछा है नहीं है, यानी कोई से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं, यानी अनिश्चितता का भाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द अक प्रत्यय से नहीं बना है? तो देखेंगे बेटा, देखिए ऑप्शन क्या है अपने? चालक, पालक, अकारक या बालक। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ के अनुसार संस्कृत व्यक्ति लेखक का क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, या नई चीजों की खोज करने वाला व्यक्ति हो, या किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति, या संस्कृत को मानने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस पे जाएंगे। जो व्यक्ति नई चीजों की खोज करता है वह इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? संस्कृत व्यक्ति। देखा जाए अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है लेकिन उसने कोई नई चीजों की खोज नहीं की तो वो सभ्य इसमें नहीं बना है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा बेटा? नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति को लेखक ने संस्कृत व्यक्ति कहा है। कैसा व्यक्ति कहा है? संस्कृत व्यक्ति कहा है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें क्या कार्य करते थे? खेती करते थे। ऑब्वियसली बात है, जब वो कार्य करते, गाने गाते थे, भजन गाते, तो वो कहाँ पे गाते थे? खेत में गाते थे, ठीक है, जहाँ के आसपास के लोग उसका गाना सुनने के बाद कार्य किया करते थे। चारों तरफ का वातावरण कैसा था? इन्वायरमेंट कैसा था? सकारात्मक सोच वाला था। तो इसके अंतर्गत हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिस्मिल्लाह खां से। देखो बिस्मिल्लाह खां का नाम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, कौन था बेटा? ये था सहनाई वादक, यानी सहनाई बजाने वाला। बड़ा फेमस नाम है बेटा बिस्मिल्लाह खां। और काशी का, काशी के डुमराव गांव में जिसका जन्म हुआ वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। अमरुद्दीन खान इनके बचपन का नाम था, ठीक है बेटा। अब इसमें पूछा है आरंभिक प्रेरणा किन से मिली है? सेनाई वादक के लिए उनकी प्रेरणा कहां से मिली थी बेटा? जैसे कि इस चैप्टर में आया था, रसूलन बाई और बतूलन बाई, दो एक
महिलाएं थी जिसको देखकर बिस्मिल्लाह खां ने संगीत को गाने की प्रेरणा मिली थी। संगीत में भी क्या बजाते थे वो? सहनाई वादक। कौन से थे? सहनाई वादक। तो याद हो जाना चाहिए आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? रसूलन और बतूलन बाई इसका राइट आंसर है। इन दोनों महिलाओं के वजह से वो संगीत के क्षेत्र में आए और संगीत के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा नाम है जो सहनाई वादक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगीतकार का क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? जैसे बताया कि संगीतकार साथ देने का कार्य करता है। संगीतकार का काम क्या होता है? संगीतकार का कार्य होता है साथ देना। ठीक है, किसी कार्य का साथ देना। अगला क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाते हैं बेटा। लिखा है मुख्य गायक की सेवा करना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान कर देना, या फिर कह सकते हैं ढोलक हारमोनिया या आदि वाद्य यंत्र को उठाकर चलना। तो हम राइट आंसर की तरफ जाएंगे। तो क्या है बेटा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुख्य गायक का साथ का कार्य होता है मुख्य गायक के साथ अपने स्वर को मिलाकर यानी उसके स्वर को बल प्रदान करना मुख्य गायक का कार्य होता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या है? देखो, भ्रमर गीत से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है? गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े थे? किस पे व्यंग बाण छोड़े बेटा? कमेंट में बताइए आप। उद्धव, कृष्ण, नंद या कंस? बताइए बेटा इसमें क्या है? व्यंग बाण मतलब कमेंट कसना, ताने मारना। क्या होता है इसका मतलब? ताने मारना। ओके, किसने ताने मारे थे? उद्धव, कृष्ण, नंद या कंस पर? तो गोपियों ने उद्धव पर ताने मारे थे। ठीक है, किस पर? अगला देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा फसल कविता से। फसल कविता में उत्पत्ति में किसकी महिमा को व्यक्त किया गया है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फसल में सिर्फ एक मिट्टी का नहीं, पानी का नहीं, सूरज की किरण नहीं, जबकि सबका साथ होना जरूरी है। इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था फसल उत्पत्ति में जितना मेहनत इंसानों की लगती है उतना ही योगदान मिट्टी का, पानी का, वायु का और अपने सूर्य की प्रकाश का होता है। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? कोटि हाथों का स्पर्श होता है, राइट है। नदियों का पानी भी लगता है, सूरज की किरण है और उपयुक्त सभी है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा माता के अंचल। देखो, लेखक ने बचपन में किससे अधिक लगाव था? उसी बात, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी थी भोलानाथ की। भोलानाथ क्या अपने माता का प्रिय था, लेकिन उसका लगाव तो किससे था बेटा? पिताजी से उसके। यानी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साना साना हाथ जोड़िए पाठ के अनुसार लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर बताया है? देखो, गैंगटॉक का शहर किसका? मेहनत बादशाहों का, मजदूरों का, किसानों का या आलसियों का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया गया है गैंगटॉक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के अनुसार स्वयं किसके लिए लिखता है? अपनी आंतरिक व्यवस्था में मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए, या आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होगा अपने तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जब लेखक को आंतरिक उसको स्वयं ये चीजें लगा कि ये कार्य करना चाहिए तभी तो उसने ये कार्य किया। तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था यानी एक जगह रहकर अपने कार्य को देखना, उस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण को देखना, ये भी लेखक की एक घटना थी। सेकंड अपना है आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए किस वजह से वो परेशान है। कौन? लेखक यानी लेखक यानी आगे इसमें क्यों परेशान है, उस परेशानी की वजह को ढूंढने के लिए भी कार्य किया गया। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम बेटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है बेटा, इसमें तीनों ऑप्शन सही है इसके, क्योंकि उसके स्वयं की घटना
स्वयं के केंद्रित और स्वयं के कार्य करने को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माता का अंचल पाठ के अनुसार घरौंदा बनाने के लिए दीवार किस से बनाई गई जाती है। देखो जैसे कि उसमें लिखा है कि ग्रामीण खेल था, क्या था, ग्रामीण एक जैसे गांव में खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट वगैरह का बात नहीं हुई है, इसमें क्या हुई थी, जैसे छुपन छुपाई खेलते तो क्या करते थे, वो मिट्टी में भोलानाथ क्या करता था, खेलने लगता था। तो वही गांवों के जो खेल है ना गांव के, वो सारे इसके अंदर आए हैं। तो किसकी थी वो, धूल की मेड़ थी। तो राइट आंसर क्या होगा, धूल, यानी धूल की मतलब धूल को इकट्ठा करते, मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद उसकी दीवार बनाई जाती थी, घरौंदे, मिट्टी को गीला करके तब उसके घरौंदे बनाए जाते थे। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना है, सेना। अब इसमें हमें संज्ञा पहचाननी है, क्या पहचाननी है, संज्ञा पहचाननी है, जाति, समुदाय, भाव या व्यक्ति। जैसे कि 3 संज्ञा होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना है कि एग्जाम्पल में पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगर हम इसे पूरे को पढ़े तो अगर मैं भारतीय लिखूंगी तो भारतीय व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, सेना जातिवाचक में आ जाएगा, शक्तिशाली भाववाचक में आ जाता है। एक एग्जाम्पल में 3 संज्ञाएं क्लियर हो सकती है हमारी अगर हम देखें तो। लेकिन बट इसमें सेना पूछा है, सेना के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारा किस पे जाता है बेटा, जाति में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन जहां व्यक्ति विशेष आ रहा है, स्थान विशेष आ रहा है, कार्य विशेष आ रहा है, वो कार्य कहाँ आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जिसमें गुण दोष अवस्था, क्या, गुण दोष अवस्था और रूप रंग आ रहा है, वह कहाँ जाएगा, हमारा भाववाचक में आ जाएगा। तो तीनों संज्ञा क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ये आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। भवन, संसद भवन का विग्रह पूछा है, समास विग्रह। ओके, तो इसमें संसद का भवन, संसद के लिए भवन, संसद और भवन या संसद में भवन। देखो चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे आपको देखने में, लेकिन थोड़ा सा समझना है हमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संसद के लिए भवन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, ये बड़ी फेमस लाइन थी इस चैप्टर की, सरकंडे का चश्मा, जो इसकी हाईलाइट थी किस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मेन बात थी, क्या है बेटा, किसने लगाया, पूछा है हालदार ने। देखो हालदार इसमें खास एक व्यक्ति बताया है, किसी बच्चे ने, पान वाले ने, या लेखक ने, या स्वयं लेखक ने लगाया है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी बच्चे ने लगाया था, यानी किसी बच्चे ने जब वो नेताजी के मूर्ति को देखा, जब उस पर चश्मा नहीं था, तो किसी बच्चे ने उसको सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी के लगा दिया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि लेखिका, सॉरी, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से, ओके, कवि ने किस प्रकार का व्यंग, व्यंग का मतलब समझा ही दिया है आपको, ताने मारना, कमेंट कसना, ये उस प्रकार का व्यंग है, किया है। किस प्रकार, किन पर व्यंग किया है, कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर या स्वयं पर। देखो स्वयं पे तो क्यों ही करेगा वो, स्वयं पर तो क्यों ही करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नवाबों पर किया है, किस प्रकार वो नवाबी दिखा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखिका मनु भंडारी को का, सॉरी, जीवन पसंद नहीं था, किस प्रकार का, मिलजुल कर रहना या खुले घर में रहना, परिवार में रहना, महानगरीय फ्लैट में रहना। तो किस प्रकार का जीवन पसंद नहीं था, महानगरीय फ्लैट में रहना उनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराला शाह बादलों की गर्जना में स्वर सुनते हैं, किसका स्वर सुनते हैं, नवचेतना और सृजनात्मकता का, यानी नई चेतना, सृजन यानी उस कार्य का नया रूपांतरण करना, नई उत्पत्ति करना। ठीक है, सृजन करना या किसी कार्य को करना, आक्रोश यानी गुस्से का भाव, सुख शांति आपको समझ में आ रहा, शोषण उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है, किसी को कष्ट देना, वो होता है उत्पीड़न। शोषण यानी वही शोषण का मीन है बेटा। तो इसमें किसका है, इसमें स्वर किसका सुनते हैं, नवचेतना और सृजनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इस पंक्ति में जलजात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जलजात का होता है कमल, ओके, पानी की में उत्पन्न, किसके लिए आया है यहाँ पर,
माता के लिए, पुत्र के लिए, कवि के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें राइट आंसर पुत्र के लिए आया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? किस पक्ष का उल्लेख किया है? सुखद पक्ष का, दुखद पक्ष का, बचपन का, या वृद्धावस्था का? जैसे कि हम कविता में जब इसका चैप्टर को रिवाइज पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो हम पाते हैं उसमें जयशंकर प्रसाद ने स्वयं के दुखों के बारे में बताया है, कुछ पल इन्होंने सुख के भी बताए, लेकिन अधिकतर किसके बारे में बताया है? दुखद पलों के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दुखद पक्ष होगा हमारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में वर्णन कर्ता का असली नाम क्या था? देखो, माता के अंचल में एक कंफ्यूजन है। पहला ये है, आपको भी क्लियर हो जाएगा वो। पहला तो ये था कि जैसे उस चैप्टर में आया भोलानाथ, भोलानाथ तो उनका बचपन का नाम था। सेकंड, उनका रियल नाम तारकेश्वर था। और एक नाम और आता है इसमें, सॉरी तारकेश्वर लिखा है, तो असली नाम क्या था इनका? तारकेश्वर था। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, साना साना हाथ जोड़िए पाठिका में लेखिका ने जब एक सिक्कमी युवती से पूछा क्या सिक्कमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया था? नहीं, मैं कौन हूँ, एक इंडियन हूँ। ये किसने बोला था? सिक्कमी युवती ने बोला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार लेखक ने प्रतिकार की किस दशा का महत्व दिया है? संवेदना और कल्पना का, लेखक की आर्थिक आवश्यकता का, स्वभाव और आत्मा अनुशासन का, या लेखक की सामाजिक आवश्यकता का? बताइए बेटा। क्या है इसका ऑप्शन? स्वभाव और आत्मा अनुशासन का। किसका? स्वभाव और आत्मा अनुशासन का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखो, नाम से ही स्पष्ट होगा संबंध है, क्योंकि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो सर्वनाम पूछा है बेटा इसमें। देखो, सर्वनाम की जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम्पल के साथ आते हैं, यानी हमको एक एक उदाहरण दे दिया जाएगा और उसमें से स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है, या फिर कोई एक और एग्जाम्पल दिया जाए, उसमें पूछा जाए विशेषण कौन सा है, या कोई क्रिया पूछ ली जाए, या संज्ञा पूछ लिया जाए। जो विकारी अविकारी पद थे ना बेटा, उन्हीं में से एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, याद रख लेना। तो इसमें सर्वनाम पूछा है। अब देखो, इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है संबंध, पुरुष, निश्चय, प्रश्न। जैसे इन चारों को मैं स्पष्ट कर देती हूँ आपको। पुरुष यानी स्वयं के लिए, पुरुष यानी कर्ता। कौन होगा ये? कर्ता। प्रश्न मतलब मैं क्या प्रश्न कर रही हूं, क्यों, कैसे, जो शब्द आते हैं वो प्रश्न में आते हैं। सेकंड अपना है संबंध, संबंध यानी रिलेशन, उसका क्या संबंध है। निश्चित यानी वो निश्चित, वो जगह निश्चित है, फिक्स उस पर्टिकुलर स्थान पर। ठीक है, मैं बोलूं यहाँ पर ये खड़ा है, ये बोल रही हूँ, ये है बोल रही हूँ, वो सब क्या है? निश्चित। कोई कुछ बोलने पर वो अनिश्चित पे पहुंच जाता है। तो इसका वैसे हम राइट आंसर क्या होगा बेटा? संबंध होगा। इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। अगर संधि विच्छेद ना पूछ के उल्लेख ही पूछ ले, कौन सी संधि है? ठीक है, तो एग्जाम इसमें देखेंगे हम, उत प्लस लेख, उद प्लस लेख, उल प्लस लेख, या उल प्लस लेख। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? उत प्लस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या है? बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से काफी बार आते हैं बेटा। हिंदू के, हिंदू मुस्लिम के, या पारसी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? हिंदू मुस्लिम। क्यों होगा? अगर मैं पूछूं क्यों, क्या आंसर होगा आपका क्यों के साथ? क्या आंसर होगा? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जिस प्रकार के बालाजी को भी मानते थे और अपने अपने नवाज या रोजा भी करते थे, तो दोनों प्रकार के कार्य बताया था इसमें। काशी विश्वनाथ को भी मानते थे वो, क्योंकि काशी में उनका जन्म बताया है। काशी के किस गांव में बताया था? डुमराव में। तो वो बालाजी के भी भगत बताए और रोजा नवाज भी वो कार्य
करते थे, अपने धर्म के साथ भी थे और हिंदू धर्म के साथ भी थे, इसलिए किसका प्रतीक माना है, हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतीक बिस्मिल्लाह खां को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कहानी यह से पाठ के अनुसार लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, इसका क्या है, बहुत सुंदर, नहीं, गोल मटोल या लंबी या मरियल सी दुबली काली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा, ऑप्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, बाहरी से, भौतिक से, आंतरिक से या सामाजिक जीवन से, किस जीवन से होता है। बताइए बेटा, किससे होगा बेटा, ऑप्शन सी यानी आंतरिक, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आंतरिक जीवन से, हमारे अंतर की आत्मा से होता है। ठीक है, अगर हमारी अंतर की आत्मा प्रेरणा देती है, किसी कार्य की अनुमति देती है, तब जाके हम उस कार्य को कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया है। अच्छा, अनगढ़ नहीं, अनपढ़ होगा ये। ठीक है, परिपक्व यानी पूर्ण रूप से विकसित। ओके, बचपन में जब वह नौसखिया, नौसखिया का क्या मीन था बेटा, नौसखिया का नया नया सीखने वाला, क्या है इसका मीन, नया नया सीखने वाला। लास्ट 10 में से कोई नहीं, तो इसमें किस रूप को याद दिलाया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी नौसखिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता था, अर्जुन की, राम की, अक्रूर की या कृष्ण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्साह कविता के अनुसार कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है। इसमें बगुले के रूप में आएगा बेटा, किसके रूप में किया है, बगुले के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उसके मस्तक पर किस प्रकार का तिलक लगाते थे, बबूती लगाते थे। ठीक है, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था, कप्तान शेखर दत्ता, कप्तान शेखर कपूर है या कप्तान जोगेंद्र है या कप्तान सुब्बाराम है। तो इसमें क्या था बेटा, राइट आंसर कप्तान शेखर दत्ता है, कंफ्यूज नहीं होना शेखर कपूर और शेखर दत्ता में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। मैं क्यों लिखता हूं, मैं पाठ के अनुसार लोग ने बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। कौन से लोग नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चन को उल्टा करके लिख दिया है, कैसे, आलसी लोग। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, आलसी लोग किस प्रकार से नहीं लिखते, आंतरिक, यानी बाहरी दबाव जब तक उनको नहीं दिखाए, यानी जब तक बाहर के लोग उसको नहीं कहेंगे, आलसी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माता का अंचल के पाठ के अनुसार लेखक के साथियों में सबसे ढीठ व्यक्ति कौन था, बेजू था, भोलानाथ, मुसन या गणेशन था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बेटा, बेजू था। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। अब इसमें एकदम फिक्स चीज बताई हुई है बेटा, विशेषण पूछा है, निश्चित है, अनिश्चित, सार्वनामिक या गुणवाचक होगा। बताइए, निश्चित है ना, निश्चित परिमाण पूछा है, फिक्स, यानी कितने किलो, 4 किलो। अगर मैं बोलूं कि बाजार से थोड़ा बहुत आटा लेके आओ, थोड़ा बहुत यानी मैंने कम कम बोला है, तो वहां निश्चित एकदम मात्रा नहीं पता चल रही है ना, और यहाँ पर क्या पता चल रही है, निश्चित मात्रा, निश्चित परिमाण, निश्चित माप तोल पता चल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, निश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। राष्ट्रीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, अब से मूल शब्द और प्रत्यय पूछा है। ठीक है, राष्ट्रीय प्लस ई हो जाएगा, राष्ट्रीय। ओके, क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय प्लस ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था, गांव वालों को, हाई स्कूल के शिक्षक को, व्यापारी को या चश्मे वालों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्कूल को, यानी हाई स्कूल के शिक्षक थे उसको कार्य
सौंपा गया था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया? नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर एक कंफ्यूज है, क्यों मना कर दिया? खीरा पसंद नहीं था क्या? नहीं, क्योंकि नवाब औपचारिकता निभा रहे थे, ये राइट। क्योंकि खीरा कड़वा था, क्योंकि लेखक को खीरा पसंद नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वो औपचारिकता निभा रहे थे, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे कि आपको खाना है या नहीं खाना। जैसे कि मेरा देने का, मैं कुछ खा रही हूँ और मैं देने का मन नहीं है, तो मैं नॉर्मली पूछूंगी आपको खाना है या नहीं का, सामने वाला ऑटोमेटिकली मना कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या था? औपचारिकता निभा रहे थे कौन? नवाब साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शहनाई वादक ने बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद गुरु कौन थे? देखो ये क्वेश्चन कई बार आया। उस्ताद, एक तो आता है हमारा रसूलन और बतूलन, ये तो उनकी प्रेरणा थे। क्या थे? प्रेरणा स्रोत, यानी इनको देख के उन्होंने शहनाई सीखा था। किनको देखकर? रसूलन और बतूलन को संगीत सीखा था, यानी शहनाई वादन सीखा था। किनको? दो को देखकर, रसूलन और बतूलन, ये दोनों महिलाएं थी। सेकंड इसमें पूछा है उनके गुरु का नाम, तो ये कंफ्यूज करने वाला है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अली बख्श होगा। क्या होगा? अली बख्श होगा। निराला जी का प्रिय विषय क्या है? देखो विषय है इसमें बादल, नदियां, तूफान या नायिका। तो इनका प्रिय विषय बादल है, क्योंकि बादल राग हमने चैप्टर पढ़ा था। बादल राग कविता के अकॉर्डिंग देखें तो भी इसका आंसर क्या होगा? बादल होगा। बादल के द्वारा इन्होंने नव जागरण, नव संस्कृति, नव ज्ञान का उत्थान के बारे में बताया है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, केवल मुनि जड़ जानी मोही पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ, रेखांकित यानी इस पंक्ति का अर्थ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें? मुनि जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। जड़ का मतलब क्या होता है बेटा? मूर्ख होता है, यानी रूढ़िवादी है, अहंकारवादी है, मूर्ख है या स्वाभिमानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कैसा व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति। ना जानो, कौन बोल रहा है? केवल मोहि नहीं जानो मूर्ख। कौन बोलता है? ये लक्ष्मण बोलता है। किससे? परशुराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता के माध्यम से कवि किसको संदेश देना चाहता है? श्रमिकों को, युवकों को, साहूकारों को या किसानों को? किसको देना चाहता है बेटा? किसानों को, क्योंकि किसानों के बारे में बताया था इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ के अनुसार लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? शहद, नमक, दही, चीनी या गोरस और भात? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। अगला देखेंगे, साना साना हाथ जोड़िए पाठ में जितेन ने योमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी? इसमें 4 मूवियों का नाम है बेटा। पहला है गाइड, एक फूल दो माली, बरसात, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के अनुसार लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था? अणु का, रेडियो धर्मी तत्वों का, रेडियो धर्मिता के प्रभाव का या उपयुक्त सभी का? चारों ऑप्शन सही है अपने, चारों की चारों सही है बेटा। देखो इससे हमारा एक क्लियर होता है कि लेखक क्या था? एक साइंस स्टूडेंट था, इसलिए उसे रेडियो धर्मी किरणों के बारे किरणों के बारे में पता था। जैसे कि हिरोशिमा की जब घटना हुई थी, परमाणु विस्फोट हुआ था, तो उसके बारे में लेखक को ज्ञान इसलिए हुआ क्योंकि उसमें इसका इंटरेस्ट था। तो कहने का मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट होगा। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार पत्थर पर जब छवि मानव आकृति की देखी तो लेखक को कैसा लगा? लेखक को लगा एक थप्पड़ जैसा लगा। कैसा लगा? थप्पड़ जैसा महसूस हुआ उसको, एक थप्पड़, धक्का, अफसोस या मन बेचैन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी एक थप्पड़ के समान उसको लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया पूछी है, तो इसका राइट आंसर होगा लिखना। अगला है, सही उपर्युक्त शब्द का शब्द रचना है, बहिमुखी, बहिर्मुखी, बहिमुखी या बहि प्लस मुखी? बताइए बेटा। क्या होगा इसका राइट आंसर बेटा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा था। देखो इसमें पूछा है साहित्यिक दायरा किसका? साहित्य यानी शिक्षा के क्षेत्र में पूछा है।
ये दो नाम बहुत खास है इसमें। पहला है शीला अग्रवाल, तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये उनकी अध्यापिका थी, टीचर थी यानी। और एक थे डॉक्टर अंबालाल, ये एक प्रोफेसर थे जो मनु भंडारी के घर पे जाके उनके पिताजी से क्या करते, उनकी तारीफ करते। तो इन दो नामों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर साहित्यिक दायरा यानी शिक्षा के बारे में पूछेंगे तो राइट आंसर शीला अग्रवाल होगा। अगर उसको ये प्रोफेसर के बारे में पूछेंगे कि किन्होंने उनके पिता से उनकी तारीफ की, तो ऑप्शन होगा डॉक्टर अंबालाल। इन दोनों ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नौबत खाने की इबादत पाठ के अनुसार पूछा है, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? आनंद कानन, बताइए बेटा क्या है आनंद कानन? कानन वृक्ष, देवलोक या छोटी काशी? तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, राम वृक्ष बैनीपुरी का साहित्य इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ? किस में हुआ है? बैनीपुरी ग्रंथावली, साहित्य सागर, सागर धारा या बैनीपुरी रचनावली? तो ऑप्शन डी, यानी 8 खंडों में प्रकाशित है इनका बैनीपुरी रचनावली। ठीक है, आत्मकथ्य कविता के अनुसार मुरझा कर गिर गई पत्तियां का संदेश दे रही है? मानव मूल्यों का, मानव जीवन की क्षणिकता का, आशाओं का या युद्ध का? किसका है बेटा? इसमें मानव जीवन की क्षणिकता का, क्षण मात्र है ये जीवन। कौन बोलता है इसमें? जयशंकर प्रसाद। जिस प्रकार की वृक्ष की पत्तियां फूल पौधों में एक टाइम पर जब वो खिलते हैं उसके बाद वो मुरझा भी जाते हैं, उसी प्रकार जीवन भी कैसा है, ऐसा ही है ना, सेम। तो आगे देखेंगे हम, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटिए जॉब पागे में अबला किसके लिए आया है? अबला किसके लिए आया है इसमें? राधा, मीरा, जानकी या गोपियां? तो गोपियों के लिए आया है। हम अबलाती भूरी, ये लाइन आई थी ना, हम अबलाती भूरी। ठीक है, भूरी यानी भोली, यानी अबला यानी गोपियों के लिए आया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? पहले नहीं पूछा है, ओके, ध्यान रख लेना। चित्राधारा, झरना, लहर या गीतावली? गीतावली नहीं है, गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास। ओके, अवधि और ब्रज का मेल है इसमें, अवधि इनकी भाषा है। माता का अंचल पाठ के अनुसार लेखक पिताजी के प्यार से झुल्ला कर क्या करने लग जाते थे? पिताजी के पैर, पिताजी के हाथ दबाना, पिताजी की मूछें नोचने, कब? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साना साना हाथ जोड़िए पाठ के अनुसार गंतोक में श्वेत पताकाएं, श्वेत यानी सफेद पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी? शांति के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर, शोक के अवसर पर या किसी उत्तम अवसर पर? तो सफेद ध्वज किसका प्रतीक थी? शोक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के अनुसार अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर देती है? भौतिक यथार्थ के साथ होता है, भौतिक यथार्थ के साथ, स्वभाव और आत्मानुशासन, संवेदना और कल्पना या नैतिकता? तो अनुभूति किसके सत्य का सहारा है इसमें? संवेदना और कल्पना का। जिस प्रकार से उस कवि क्या करता है, उसको फील करता है, उस घटना को, जो घटना वहां पे होती है विस्फोटक, उस घटना को फील करता है, तब ये अब आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा, यात्रा वृतांत में लेखिका ने जीवन की अनंतता का प्रतीक किसे कहा है? धुआंधार, तिस्ता नदी को, सेवन सिस्टर वाटरफॉल को या हिमालय को? या हिमालय को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? तिस्ता नदी को कहा है, अनंता जिसकी कोई गिनती नहीं, अनंत है वो। ठीक है, तिस्ता नदी का वर्णन आया था ना इसमें। और जैसे बालकनी में लेखिका किसका चर्चा करती थी? सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखने के लिए जाती थी। तो इसका आंसर होगा तिस्ता नदी। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? अब ये पूछा है विशेषण। ठीक है बेटा, अगला आंसर देंगे, व्यक्ति, सम्मान, ईमानदार या होता? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ईमानदार। ओके, ये विशेषण है यानी ऑनेस्टी। कैसे? जैसे बताया था, क्या उसका गुण क्या है? ओके, तो इसलिए ईमानदार आया। जिन प्रत्ययों में से किसी भाव का बोध होता है वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ठीक है, वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? आंसर दीजिए। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा?
कृतिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक या लघुतावाचक। अब जैसे पूछा है भाव का, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भाव, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। जहां किसी भाव का स्पष्ट होना, किसी गुण का स्पष्ट हो तो भाववाचक संज्ञा आती है। अगला है, हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था? क्यों सम्मान था? क्योंकि वो गरीब था, उसकी देशभक्ति के कारण था, विकलांग था, या चश्मे बेचता था इस कारण था? नहीं, किस कारण था? क्योंकि वो देशभक्त था, क्योंकि वो अपंग होने के साथ साथ देशभक्त भी था, है ना। वो डेली क्या करता था? नेताजी की चश्मे पर क्या करता था? चश्मा लगाता था, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी रही हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे यानी पेट का पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? साठोत्तरी कविता, नई कविता, नई कहानी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। मैदे का मतलब था पेट, इसका मतलब है पेट। ओके, अब इस पे लेखक को क्या सूझा, यशपाल जी को क्या सूझा था? नई कहानी। देखो पहली बात, कालखंड से पूछा है। कालखंड का मतलब होता है, जैसे तुलसीदास का नाम लेती हूं मैं, ठीक है, सूरदास तुलसीदास, ये किस काल के हैं? भक्ति काल के। ऐसे मैंने आपको बताया निराला कवि के, निराला जयशंकर प्रसाद का नाम आती है हमारे, कौन सा आता है? छायावादी काल। जैसे हिंदी साहित्य में 4 काल होते हैं, पहला होता है, इसमें इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कौन सा काल आया? नई कविता। ऐसा किस काल के कवि है? नई कविता के। और सूरदास तुलसीदास भक्ति काल के आ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद निराला किस काल के कवि आते हैं हमारे? छायावादी काल के। हिंदी साहित्य में कितने काल होते हैं? 4 काल होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत पाठ के अनुसार संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना निहित रहती है? निस्वार्थ की, उदारता की, जन कल्याण की, या वीरता की? संस्कृति पाठ के अनुसार इसका क्या कार्य होगा बेटा? जन कल्याण की भावना निहित होती है। ठीक है, जन कल्याण की भावना निहित होगी। संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती? हिचक यानी हिचकना, यानी जब कार्य करता है तो वो थोड़ा सहमता है। क्यों सहमता है? क्योंकि वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता? नहीं, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है, या उसका काम केवल साथ देना है, या उपयोग सभी कथन सत्य है। क्यों हिचक सुनाई देती है? क्योंकि वो मुख्य गायक को सम्मान और मान का भाव देता है, उसके प्रति उसका आदर होता है। ऐसा नहीं है कि संगीतकार को गाना नहीं आता, संगीतकार को गाना आता है, लेकिन वो संगीतकार के लिए एक सम्मान का भाव होता है, इसलिए उसकी आवाज में हिचक होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्साह कविता के अनुसार बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, या इन सभी को? समुद्र को, आकाश को, या इन सभी को? बेटा क्या होगा इसको? आकाश को। आकाश में गर्जना होती है ना बादल की। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की भाषा है खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी, या अवधी है? या अवधि है? बताइए बेटा, जैसे कि आपको नाम से हो जाना चाहिए, तुलसीदास की लैंग्वेज ही बेटा क्या है? अवधि है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अवधि होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी। अगला है, माता का अंचल पाठ के अनुसार लेखक किसको देखकर सिसकना भूल जाता था? सिसकना यानी रोना। जब वो रोता था तो किनको देख के भूल जाता था? खेल के साथियों, पाठशाला के, या दुकान? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, खेल के साथियों के साथ। नेक्स्ट है अपना, साना साना हाथ जोड़िए पाठ के अनुसार कटाओ में दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता? यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक सौंदर्य। ओके, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते, यहाँ पर भूमाफियों का कब्जा हो जाता, यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता। देखो पहले राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता अगर वहां पर अधिक दुकान होती। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार हिरोशिमा कविता कब लिखी गई थी? देखो ये लिखी गई थी भारत लौटते वक्त रेलगाड़ी में बैठे बैठे कवि ने ये कविता लिखी थी।
ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो उसमें क्या होगा, पूर्वकालिक, यानी पहले की गई है ना वो कार्य है, तो इसमें हो गया पूर्वकालिक। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तुलना की दृष्टि से कितनी होंगी, 3। जो परिश्रम करेगा उसे ही सफलता मिलेगी, वाक्य में है संबंध, क्या है बेटा, संबंध, क्योंकि इनका रिलेशन कैसे दिख रहा है, जो परिश्रम करेगा, देखो जो करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद पद होता है वह कौन से कर्म के है, इसमें विशेष्य, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वाभिमानी शब्द में, इसमें पूछा है प्रत्यय, तो ऑटोमेटिक हम इसमें छाट सकते हैं, स्वय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आगे पूर्व में लगते हैं वो स्वय और प्रत्यय होते हैं, वो पीछे लगते हैं वो क्या है, उपसर्ग होते हैं। स्वाधीनता शब्द में पूछा है इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी एक मिनट बेटा, इसमें क्या होगा, प्रत्यय पूछा है, इन्हीं हो जाएगा, है ना, ठीक है, और इसमें पूछा है उपसर्ग, तो इसमें क्या होगा, स्वय, ठीक है बेटा, ये है राइट, ओके। अगला है क्रिया विशेषण के सामान्य रूप से भेद मान्य है, इसमें डैश नहीं आया तो इसमें 6 है बेटा, इसका राइट आंसर क्या है, 6 भेद होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ, ठीक है, जोड़ते हैं उनको कहेंगे यहाँ प्रत्यय के साथ, जो जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। अगला है निखिल कक्षा छोड़कर कहाँ चला गया, वाक्य में है प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है वो, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न, ओके। ओके, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कमल नयन पद में समास है, कमल नयन पद में समास है, कर्मधारय, ओके। ठीक है, नैन कैसे, अगर इसको हम ऐसे करें नैन कैसे, तो इसमें कमल के समान, तो कर्मधारय हो गया, ओके, जहां विसर्ग लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है, नया वर्ण आ जाता है, विसर्ग हो जाएगा उसे, ठीक है। अगला है उपसर्ग विशेषण पद से जुड़ते हैं तब उसे संज्ञा अथवा क्रिया विशेषण बनते हैं, क्या बनता है, क्रिया विशेषण। अगला है जो शब्द क्रिया की स्थिति रीति तरीके शैली को प्रकट करते हैं वह क्या क्या कहलाते हैं बेटा, यहाँ पर रीतिवाचक, रीतिवाचक। अगला है अपना जिन वाक्य में क्रिया का प्रभाव व फल कर्ता पे पड़े, अभी पहले आया कर्ता पे नहीं पड़े तो सकर्मक, और इसमें क्या आएगा, अकर्मक। अगला है जिस शब्द संघ में शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, तो इसमें आएगा वस्तु, नाम विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ओके। अगला देखेंगे मनोवर शब्द में, इसमें आ गया विसर्ग, ओके। तद्धित प्रत्यय में संख्या की पूर्णता सूचित किया जाता है, किस चीज की सूचना की जाती है इसके अंतर्गत, यानी पूर्णतावाचक, यानी पूर्ण हो रहा है तो पूर्व में हो जाएगा, ठीक है, पहले होना कार्य यानी पूर्व में,